नमस्कार। आज कहानियों के इस अद्भुत संसार किस्सा कहानी में मैं छाया वर्मा आपको सुनाने आई हूँ आपकी प्रिय मशहूर पत्रिका चंदा मामा के पहले अंक में प्रकाशित एक कहानी। चंदा मामा का पहला अंक अगस्त 1949 में प्रकाशित हुआ था। तब मैं सिर्फ 6 वर्ष की थी। और आप? तो सुनाती हूँ मैं कहानी जिसका शीर्षक है राजा के कान, और लेखक हैं श्री राम कुमार जी। अब थोड़ी देर के लिए आप वापस बचपन में चले जाइए और छोटे छोटे बच्चे बन जाइए फिर से। और आज जो आपके बच्चे हैं उन्हें भी बुला लीजिए अपने साथ। फिर सुनिए ये कहानी जो बहुत मज़ेदार है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे चंदा मामा के पहले अंक की कहानी है। किसी समय राजनगर नाम का एक शहर था। उस शहर का राजा बड़ा धनवान था। उसके खजाने में हीरे जवाहरात की भरमार थी। उसके पास फौज भी बेशुमार थी। आस पड़ोस के सब राजा उसकी धाक मानते थे। संसार में उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन न जाने क्यों वो राजा हमेशा उदास रहता था। मंत्रियों ने बहुत बार इस उदासी का कारण पूछा। रानियों ने भी काफ़ी कोशिश की, पर किसी को उसकी उदासी का कारण नहीं मालूम हो सका। आखिर में सब हार के चुप हो गए। असल में उस राजा की उदासी का कारण ये था कि उसके कान गधे के कानों के समान थे। उसने ये भेद सबसे छुपा के रखा था। किसी को नहीं मालूम था ये भेद, सिवाय उस राजा के नाई के, जो उसके बाल काटता था। बस उसे पता था कि राजा के कान गधे जैसे हैं। जब पहली बार नाई ने राजा के हजामत बनाई थी, तभी राजा ने उससे कह दिया था, अरे देख इधर, मेरे राज में कोई ये भेद नहीं जानता, एक तू ही जानता है। इसलिए खबरदार, अगर किसी को इसकी ज़रा सी भनक मिल गई तो तेरी जान की खैर नहीं, बोटी बोटी उड़वा दूंगा, समझ गया? नाई ने कहा, जी हुजूर, समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। क्या मेरे बाल बच्चे नहीं हैं? महाराज बेफिक्र रहे, ये भेद कोई नहीं जान सकेगा। महाराज ने खुश होकर उसे 5 अशर्फियाँ इनाम में दी। महाराज को वचन देकर नाई अपने घर आ गया, लेकिन उसके पेट में ये बात नहीं पच सकी। डर के मारे वो किसी से कुछ कह नहीं सकता था। बस क्या था, उसका पेट फूल फूल कर कुप्पा बन गया और वो बीमार रहने लगा। उसकी हालत देखकर उसकी पत्नी ने एक वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नाड़ी देखी। थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद उसने कहा, देखो, तुम्हारे पेट में कोई भेद छुपा है। तुम किसी को ये भेद बता दो तो तुम्हारी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। और अगर ये कोई बड़ा भेद हो तो तुम और किसी को न सही, कम से कम अपनी पत्नी को तो बता ही दो। ये कहकर वैद्य अपने घर चले गए। नाई की पत्नी भी वहीं खड़ी थी। वैद्य के जाने के बाद उसने पूछा, अजी, वो भेद क्या है जिसके कारण तुम्हारा पेट फूल गया? मुझे क्यों नहीं बता देते? तुम तो जानते हो मेरे पेट में बात कितनी आसानी से पच जाती है। वो भेद मुझे बता दो, मैं कसम खाती हूँ किसी को ज़रा सी भनक नहीं लगने दूंगी। नाई अच्छी तरह जानता था कि उसकी पत्नी के पेट में कोई बात नहीं पचती। उसकी पत्नी क्या थी? एक चलती फिरती रेडियो। नाई ने कहा, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम बात छुपाने में कितनी होशियार हो, लेकिन मेरा वो भेद बिल्कुल एक मामूली बात है।
इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं जाकर वैद्य को ही ये भेद बता दूं। ये कहकर वो वैद्य के घर चला गया। वैद्य ने नाई को आते देखा तो पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम फिर क्यों आ गए? क्या कहूँ वैद्य जी, आप तो ये कहकर चले आए कि अपनी पत्नी को भेद बता दो। उस समय पत्नी वहीं खड़ी थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सका, लेकिन मेरी पत्नी के पेट में छोटी सी बात भी नहीं पचती। और ये तो कोई ऐसा वैसा भेद नहीं है। अगर ये रहस्य खुल गया तो मेरा सिर तो भुट्टे की तरह उड़ जाएगा। लेकिन मैंने एक उपाय सोच लिया है। अगर आप मुझे वचन दें कि भेद किसी के सामने नहीं खोलेंगे तो मैं तो आप ही को बता दूं। वैद्य ने कहा, जा जा, आया है बड़ा भेद खोलने वाला, जाकर किसी और को ढूंढ। मैं क्यों नाहक ये बला अपने सिर पर लूं? लेकिन वैद्य जी, आप ही बताइए, मैं और किसको ढूंढूं? मुझे डर है कोई और इस भेद को पूरे शहर में ढिंढोरा न पीट दे। इससे तो अच्छा है कि आप ही मेरा बोझ हल्का कर दे, नाई ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा भेद सुनने वाला कोई नहीं मिलता है तो मैं क्या करूं? कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा भेद सुनते ही मेरा पेट भी फूलने लगे। मैं ऐसा बुद्धू नहीं हूँ जो जानबूझकर आग में कूद पड़ूं। जा, अगर कोई नहीं मिलता तो जाकर किसी दीवार से, पेड़ से या सांप के बिल से कह दे। वैद्य ने चिढ़कर जवाब दिया। जवाब सुनकर नाई खुश हो गया। उसने सोचा, वाह, ये तो खूब अच्छी कही। सचमुच में क्यों नहीं किसी बाम्बी में भेद खोल दूं? ये सोचकर वो दौड़ता हुआ शहर के बाहर गया। वहीं झाड़ियों में एक सांप का बिल था। नाई ने चारों ओर देखा, आसपास कोई आदमी क्या, पशु पक्षी तक नहीं नजर आए। उस बिल से नाई ने अपना भेद खोल दिया। हमारे राजा के कान गधे के समान हैं, ये उसने कह दिया। इतना कहते ही उसकी छाती पर से मानो पहाड़ हट गया। वो बिल्कुल ठीक होकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। नाई ने जहां अपना भेद खोला था, उसी के ऊपर कुछ दिनों के बाद एक बांसों का झुरमुट उग आया था। छोटे छोटे कई बांस वहां पर उग आए थे। 2-3 महीनों बाद राजा के यहाँ एक भोज हुआ। चहल पहल के लिए सब तरह के बाजे वाले बुलाए गए। उनमें से एक बांसुरी वाला भी था, जिसके पास कोई अच्छी बांसुरी नहीं थी। उसने शहर के बाहर के बांसों के झुरमुट से एक बांसुरी बनाने की सोची। इत्तेफाक से वो उसी झुरमुट के पास चला गया और उसी झुरमुट में से एक बांस तोड़कर उसने एक बांसुरी बना ली और राजा के भोज में चला गया। अब भोज के दिन सभी बाजे वालों के बाद बांसुरी वाले की बारी आई। उसने खुशी खुशी बांसुरी उठाई और बजाना शुरू किया। लेकिन ये क्या, बांसुरी से एकाएक निकला, राजा के कान गधे समान, राजा के कान गधे समान। सारे दरबारी चौंक उठे और उसकी ओर अचरज से देखने लगे। बांसुरी वाले को काटो तो खून नहीं। उसने फिर बजाया, फिर वही आवाज, राजा के कान गधे समान। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तलवार खींचकर वो बांसुरी वाले पर झपटा। तभी उसने डरते डरते कहा, ठहरिए महाराज, ज़रा सोच विचार कर लीजिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। एक बार आप ही आजमा लीजिए ना, आप ही जांच लीजिए बांसुरी को। अच्छा, मैं अभी इसकी जांच करता हूँ। अगर तेरी बात सच न निकली
तो तुझे जिंदा गड़वा दूंगा। ये कहकर राजा स्वयं बांसुरी बजाने लगा। लेकिन फिर वही आवाज़, राजा के कान गधे समान। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। फिर उसने धीरे से अपना मुकुट उतार कर नीचे रख दिया और कहा, इस बांसुरी का कहना सही है। मैं ही आज तक आप सबको धोखा देता आया हूँ। सचमुच मेरे कान गधे के समान हैं। राजा के लंबे कान देखकर सभी अचरज में डूब गए। उनमें से कुछ लोगों ने राजा को समझा कर कहा, अगर आपके कान गधे के समान है तो इसमें आपका क्या दोष? जब भगवान की ऐसी मर्जी थी तो आप क्या कर सकते थे? धीरे धीरे राजा की सारी उदासी दूर हो गई और वो निश्चिंत होकर राज करने लगा। लेकिन जब कभी वो उस बांस के झुरमुट के पास से गुजरता तो उसे सुनाई पड़ता, राजा के कान गधे समान, और वो जल्दी से वहाँ से आगे बढ़ना चाहता। वो बहुत घबराता था उस झुरमुट के पास जाने से। बस ये कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।